हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्च फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स, जो सभी एग्जाम्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। हम एक वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और हर ट्यूसडे को आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें पिछले हफ्ते के सारे करंट अफेयर्स मेंशन होंगी, और आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपके लिए चुन के निकालेंगे, ताकि आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से नोट्स बना के इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े और एक ही जगह पे आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ भी लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते के करंट अफेयर्स की डिस्कशन। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी विमेंस डे, और विमेंस डे के मौके पर मैं आपके साथ इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत ही ब्रेव वुमन की स्टोरी शेयर करना चाहता हूं, जिनका नाम है रानी किट्टूर चिन्नम्मा। और रानी किट्टूर चिन्नम्मा कर्नाटका के अंदर एक छोटी सी रियासत यानी कि किट्टूर की महारानी का नाम है, जिन्होंने इवन रानी लक्ष्मीबाई से पहले ब्रिटिशर्स के साथ एक लड़ाई की, युद्ध किया, और उस युद्ध में अपनी सेना को जीत भी दिलवाई। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी थी, कुछ इसी तरह उनकी भी स्टोरी थी कि 1816 में जब इनके पति और इनके बेटे की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ब्रिटिशर्स अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं, और ये कहते हैं क्योंकि आपका बेटा अडॉप्टेड है, आपका बेटा लेजिटिमेट नहीं है, तो ब्रिटिशर्स आपके किंगडम को ले जाएंगे। तो फिर उनके खिलाफ 20,000 की सेना के खिलाफ रानी किट्टूर चिन्नम्मा लड़ती हैं और 1824 में जीत भी जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली अगले बैटल में उनकी हार होती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये रानी किट्टूर चिन्नम्मा विमेन रेजिलियंस और विमेन पावर का एक बहुत बड़ा सिंबल है, और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेशनल अफेयर्स। नेशनल न्यूज में सबसे बड़ी न्यूज इकोनॉमिक या अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये है कि जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए एडवांस्ड एस्टिमेट आए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस डेटा को निकालता है, और उनके अकॉर्डिंग तीसरे क्वार्टर में 5.4% इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा। तो एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं, जिसमें आपके 3-3 महीने के ग्रुप्स को लिया जाता है। तो क्वार्टर 1 अप्रैल मई जून, क्वार्टर 2 जुलाई अगस्त सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आंकड़े हैं। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 की, तो ये एस्टिमेट लगाया गया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट होगा 8.9%। जहां तक मैं बजट की बात करूं, तो पिछले महीने जो बजट आया था उसने कहा था कि 2021-22 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रहेगा 9.2%, और इकोनॉमिक सर्वे ने भी कुछ यही एस्टिमेट दिया था कि 9.2% रहेगा। लेकिन कोरोना की जो नेक्स्ट वेव आई थी, यानी कि जनवरी के बाद, जो जनवरी फरवरी में ओमाइक्रॉन वाली वेव आई थी, उसके बाद आप कह सकते हो कि कुछ हद तक आपका जीडीपी का ग्रोथ रेट एस्टिमेट कम हुआ है। हालांकि अभी ये फाइनल फिगर्स नहीं है, तो जब फाइनल फिगर्स आएंगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। चाइना से कंपेयर करें तो चाइना से अभी भी ज्यादा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में चाइना की 4% ग्रोथ हुई थी और हमारी 5.4% ग्रोथ हुई थी। इस साल अप्रैल से जून के क्वार्टर में इंडिया का ग्रोथ रेट था 20.3%। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अप्रैल से जून 2021-22 में जितनी ग्रोथ हुई उसको कंपेयर करते हैं अप्रैल से जून 2020 से 21। तो आप पिछले साल के इस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हो, तो 20% अप्रैल जून में और 8.5% जुलाई सितंबर में हुई, अक्टूबर दिसंबर में 5.4%। नेक्स्ट न्यूज, कवच। कवच है एक ट्रेन एंटी कोलिजन सिस्टम या ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये कवच लॉन्च किया गया इस हफ्ते, और ये हमारे रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, और इन्होंने सबसे पहले टेस्टिंग करवाई है साउथ सेंट्रल रेलवे के ट्रैक के ऊपर। और कवच बेसिकली आपके दुर्घटनाओं को, ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करती है और एक कम्युनिकेशन सिस्टम बना के रखती है, जिससे आप कई चीजें अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 स्पीडिंग ट्रेन एक ही ट्रैक पे क्रैश करने वाली हैं, तो 300 मीटर के डिस्टेंस पे ये फटाफट इस सिस्टम को पता चल जाएगा, और वो इमरजेंसी ब्रेक्स अपने आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। अगर कोई ट्रेन की क्रॉसिंग है, यानी इस ट्रैक और दूसरे ट्रैक के बीच में क्रॉसिंग है, तो ये ट्रेन की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो कर देगा 30 किलोमीटर पर आवर पे। तो आप देखिए कि ये सिस्टम आगे आने वाले सभी एक्सीडेंट्स को रोकने में मददगार हो सकता है। कवच का जो सिस्टम है वो इंडिया के अंदर डेवलप किया गया है, लखनऊ में जो रेलवेज की फैक्ट्री है वहां पे डेवलप किया गया है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि बाहर से अगर आप सिस्टम इंपोर्ट करते हो तो उसको इंस्टॉल करने में 2.5 करोड़ रुपए लगते हैं प्रति किलोमीटर।
एवरी 1 किलोमीटर यू नीड टू स्पेंड 2.5 करोड़, लेकिन कवच सिस्टम में आपको सिर्फ 40 लाख रुपए स्पेंड करने हैं। तो इंडिया पहले तो इसे अपने सारे रेलवे ट्रैक्स पे एक्सपेंड करने का प्लान बना चुकी है, और बजट के अंदर जो न्यू दिल्ली, हावड़ा और मुंबई का रूट है उसको सबसे पहला टारगेट रखा गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में इंडिया की सभी रेलवे रूट्स पे ये लगाया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा। फ्यूचर में हम इसे बाहर की कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। 1 किलोमीटर के लिए 40 लाख रुपए, जो बाकी किसी भी कंट्री में इतनी कॉस्ट इफेक्टिव एंटी कोलिजन सिस्टम नहीं बनता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी है, यहाँ पे सिग्नल पासिंग के टाइम पे अलर्ट जारी हो जाता है कि ट्रेन ने सिग्नल क्रॉस कर दिया, जहां स्टॉप सिग्नल था वहां चल गई, तो ये अलर्ट जारी हो जाता है, और यही इंफॉर्मेशन बाकी ट्रेन के सिस्टम पे भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कोलिजन को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। और इसका जो टेस्टिंग हुई थी अभी रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर की प्रेजेंस में की गई। तो कवच इंडिजिनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। मेघालय ने अपनी जनरल कंसेंट विथड्रॉ कर ली है सीबीआई की तरफ। तो ये जनरल कंसेंट क्या होता है? बेसिकली जो सीबीआई है या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो एक कानून के तहत बनाई गई थी, और वो कानून है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। इस कानून के तहत अगर सीबीआई को किसी राज्य के अंदर, किसी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी होती है, तो उसे पहले उस स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, कंसेंट लेना पड़ता है, जो कि सेक्शन 6 के अंदर लिखा हुआ है। अब जनरली ये जनरल कंसेंट दे दी जाती है कि सीबीआई किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। जनरल कंसेंट का मतलब है कि केस बाय केस बेसिस पे आपको परमिशन लेने नहीं जाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन पिछले कुछ समय में, खासकर 2015 से, जो ऑपोजिशन पार्टीज की स्टेट हैं, यानी कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, उनका ये इल्जाम है कि सीबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है उनके अगेंस्ट। तो इसलिए उन्होंने ये जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दी है। मोस्टली ऑपोजिशन स्टेट्स जैसे कि पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, महाराष्ट्र, इन सब ने पिछले 5-6 सालों के अंदर अपनी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि मेघालय ऑपोजिशन रूल स्टेट नहीं है। इनफैक्ट मेघालय में एनपीपी की सरकार है, और एनपीपी बीजेपी की एक एलाई है। तो यहां पे इसका मतलब यह है कि सीबीआई के अगेंस्ट आरोप अब सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज ही नहीं, लेकिन इवन बीजेपी के यानी कि एलाइज भी लगा रहे हैं। जनरल कंसेंट विड्रॉ कैसे की है? कि आपने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का सेक्शन 6 इस्तेमाल किया है। तो मेघालय लेटेस्ट स्टेट टू विड्रॉ जनरल कंसेंट। नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? जिनीवा में। तो यूनाइटेड नेशंस की ओवरऑल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जिनमें IMF और वर्ल्ड बैंक भी आते हैं। और उसी की तरह टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU जो है, वो भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जिसके हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनीवा में। इस संस्था ने अपना साउथ एशिया का रीजनल सेंटर बनाने की घोषणा की है, और वो रीजनल सेंटर कहां पे बनेगा? वो रीजनल सेंटर बनेगा न्यू दिल्ली के अंदर। तो अपना एरिया ऑफिस इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर खोलना है। इसके लिए इन्होंने टेलीकॉम मंत्रालय के साथ एक MOU साइन किया है। तो टेलीकॉम मिनिस्टर भी वही है जो रेलवे मिनिस्टर हैं, श्रीमान अश्विनी वैष्णव। तो ये आपने याद रखना है, आज 2 मिनिस्टर आपने पढ़े, रेलवे मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर इज द सेम, अश्विनी वैष्णव। और यहां पे इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की इस बॉडी के साथ MOU साइन किया है। अब ये ITU जो है, ये यहां पे अपना एरिया ऑपरेट करेगा। एक्चुअली ITU का काम क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकॉम सेक्टर के काफी चीजों को ये देखता है। खास तौर पे आपके जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो एलोकेट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज को, वो यही एलोकेट करता है। तो इसलिए ITU का सेंटर यहां पे खुलना एक बहुत बड़ी न्यूज है। ऑपरेशन गंगा, जी हाँ, एक रेस्क्यू मिशन जो यूक्रेन के अंदर वॉर से प्रभावित भारतीय लोगों को वापस ले जाने के लिए स्टार्ट किया गया था, और फरवरी के आखिरी हफ्ते में स्टार्ट किया, बट मार्च में चलता रहा, इसलिए मार्च के करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं। ऑपरेशन गंगा का काम या पर्पस ये रहा है कि वो 20,000 के करीब जो इंडियन सिटीजन यूक्रेन के अंदर है, उनको सही सलामत वापस लेके आए, क्योंकि वहां पे आप सब जानते हैं कितनी तबाही मची हुई। सो इंडिया इज गोइंग टू गिव the return journey on government expenses. Second, the most of the nations although have already said that the people, the citizens should pay their own expenses, लेकिन इंडिया अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए, अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए, और अपने मिनिस्टर्स को स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज भेज के उन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि मोल्डोवा, तो जहां आप जानते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ईस्टर्न बॉर्डर से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है,
और सदर्न बॉर्डर से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड 5 देशों में 5 मंत्रियों को भेजा गया ताकि वो ओवरलुक कर सके इस ऑपरेशन को। और अपडेट अभी तक 7 मार्च तक की अपडेट यह है कि तकरीबन आपके 15,920 इंडियन नेशनल्स आ चुके हैं, यानी कि 16,000 के करीब नेशनल्स वापस लाए जा चुके हैं। अब मोस्टली खबरें ये आ रही हैं कि ये जो सूमी प्रोविंस है यूक्रेन का, जो रशिया के साथ लगता है, वहां पे तकरीबन 750 के करीब इंडियन नेशनल्स बचे हुए हैं, यानी कि कुछ कुछ पॉकेट्स में इंडियंस हैं, उनको ले जाना बाकी रह गया। बट काफी हद तक ये सक्सेसफुल मिशन साबित हो पा रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम्स ग्राउंड पे बहुत ज्यादा आ रही। तो ऑपरेशन गंगा हमने देखा। नाउ एमओयू साइन किया गया है नेपाल के साथ, और नेपाल के साथ एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों साइन किया गया है? क्योंकि ये यूरिया और डाई अमोनियम फॉस्फेट वाला जो फर्टिलाइजर होता है और यूरिया नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइजर होता है, उसमें सप्लाई की जाएगी नेपाल को इंडिया की तरफ से फर्टिलाइजर्स की। तो साइनिंग ऑफ द एमओयू इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द रिकरिंग फर्टिलाइजर शॉर्टेज इन नेपाल। तो इंडिया नेपाल को फर्टिलाइजर सप्लाई करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के ऊपर काफी डिपेंडेंट है ट्रेड के लिए। तो आपसे सवाल फॉर्म में पूछा जा सकता है रिसेंट न्यूज के अंदर कि किस कंट्री के साथ फर्टिलाइजर सप्लाई का एमओयू इंडिया ने साइन किया। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, यानी कि अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ। अंतरराष्ट्रीय खबरों में रशिया और यूक्रेन के वॉर को मैं यहां कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और एक्सप्लेनर वीडियोस में आपको समझाया भी है कि ये डिस्प्यूट है क्या। मैं फोकस करने वाला हूं एग्जाम स्पेसिफिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली यूएनईए, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं नायरोबी में, नायरोबी इज इन केनिया, तो इसके हेडक्वार्टर्स है केनिया में। और यूनाइटेड नेशंस की ये एक एसोसिएशन है, असेंबली है, जिन्होंने प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन लिया है। तो कंट्रीज 175 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए और उन्होंने यूएनईए 5 में, यानी कि 5वीं मीटिंग जो थी यूएनईए की, जो नायरोबी में थी, वहां पे एंड प्लास्टिक पोल्यूशन की प्लेज साइन की है। 2024 तक एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन होने की बात हुई है जिससे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को लीगली बैन किया जाएगा पूरे ही वर्ल्ड के अंदर, जितने भी मेंबर इसको साइन करेंगे। ऑफ कोर्स हर तरह के प्लास्टिक्स को नहीं, फोकस यहां पे दिया जाने वाला था सिंगल यूज प्लास्टिक्स के ऊपर, एसयूपी जिसको कहते हैं। लेकिन इवेंचुअली आपको प्लास्टिक्स को बैन करना जरूरी है, प्लास्टिक्स के यूज को फेज आउट करना जरूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि ओशन पोल्यूशन की अगर बात करें और एयर पोल्यूशन की बात करें तो प्लास्टिक्स बहुत ज्यादा भारी मात्रा में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो द रेजोल्यूशन एड्रेसेस फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक की प्रोडक्शन से लेके, उसकी डिजाइनिंग से लेके, उसकी डिस्पोजल तक, हर चीज में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसको लाइफ साइकिल अप्रोच भी बोला जाता है। और सर्कुलर इकोनॉमी के तहत भी इसको आप ले सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हर स्टेज पे आप इंप्रूव करोगे अपनी प्रोसेसेस को, ताकि कम से कम पोल्यूशन क्रिएट हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, लैंड वाटर पोल्यूशन, कोई भी टाइप का पोल्यूशन हो। नेक्स्ट इंटरनेशनल खबर, पाकिस्तान हमारे फ्रेंडली नेबर के साथ एसोसिएटेड है। पाकिस्तान रिमेन्स ऑन FATF ग्रे लिस्ट। अब ये FATF क्या है? FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF 1989 के अंदर बनाई गई थी और इसको बनाने के लिए ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज या G7 कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया था। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि G7 के अंदर कौन सी 7 कंट्रीज आती हैं। हिंट मैं दे देता हूं, सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो G7 ने 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई थी, जिसका यह पर्पस था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अंदर जो पैसा आता है, ठीक है, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना और उसको टेरर फाइनेंसिंग के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए, स्मगलिंग के लिए यूज करना, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। अब ये FATF की प्लेनरी की मीटिंग होती है, ठीक है, प्लेनरी मतलब जो इनकी मेन मीटिंग कंडक्ट की जाती है, उसमें ये लोग अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं, जिसमें 2 तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं या वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं जहां पे काफी ज्यादा केसेस देखे गए हैं टेरर फाइनेंसिंग के, और उनको एक तरह से चेतावनी और वार्निंग दी जाती है कि आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम्स को इंप्रूव कर लो, नहीं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ब्लैक लिस्ट में इस वक्त नॉर्थ कोरिया और ईरान आते हैं,
और नॉर्थ कोरिया और ईरान को इसलिए रखा गया है क्योंकि एक वो वेस्टर्न कंट्रीज के सबसे बड़े दुश्मन है, और दूसरा कि आप लोग उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हो कि उनके पास उनकी कंट्रीज के अंदर जो पैसा है उसको टेरर फाइनेंसिंग, स्मगलिंग और इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे लिस्ट में होने का मतलब ये है कि आपको टाइम दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उनको 27 पॉइंट्स बोले गए थे कि आपने ये 27 अपने पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, 27 इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसमें से पाकिस्तान ने 26 कर लिए। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 26 पॉइंट्स पाकिस्तान ने कंप्लीट कर लिए, बस अब आपको एक पॉइंट पे काम करना है, यानी कि जो आप टेरर फाइनेंसिंग को मॉनिटर कर रहे हो आपका काम अच्छे से हो रहा है। और ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए। ग्रे लिस्ट में होने का मतलब ये होता है कि आप एक सस्पिशियस लुक में आ जाते हो। कहने का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको लेंडिंग करेंगी वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेंगी, कई बार मना भी कर सकती है आपको लोन देने से। आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उसके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं, जैसे अभी हम रशिया के ऊपर देख रहे हैं, सैंक्शंस लग सकते हैं। लेकिन ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब कि डेफिनेटली आपको कोई ना कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, आपके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा दी जाएंगी और आपके साथ व्यापार या ट्रेड करने पर बाकी लोगों को भी सजा, बाकी कंट्रीज को भी सजा मिलेगी जो FATF के मेंबर। इसीलिए FATF की ब्लैक लिस्ट में कोई नहीं आना चाहता क्योंकि ये अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के लिए हानिकारक है। FATF के हेडक्वार्टर्स पेरिस में और इसमें 39 नेशंस इसके मेंबर है। ऑफ कोर्स इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ FATF और इंडिया हमेशा से ही कहता रहा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रख दो। अब चलते हैं खेल की खबरों की तरफ, लेकिन खेल की जगत से इस बार हमारे लिए थोड़ी दुख की खबरें, और खासकर क्रिकेट लवर्स के लिए, क्योंकि दो बड़े ऑस्ट्रेलियन दिग्गज क्रिकेटर्स की डेथ इस हफ्ते हमने देखी। 74 इयर्स की उम्र पे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रॉडनी मार्श की डेथ होती है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर विकेटकीपर रहे अपने जमाने के। उनकी उम्र 74 इयर्स थी और हार्ट अटैक के बाद उनकी डेथ हो जाती है। 96 टेस्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले थे और 70s और 80s के दशक में बड़े पॉपुलर विकेटकीपर रह चुके हैं और उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिलेक्टर के तौर पे भी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन उससे भी और भी दुखद खबर यह है कि शेन वॉन, द लेजेंडरी लेग स्पिनर, उनकी डेथ हो गई केवल 52 इयर्स ऑफ एज, 52 इयर्स में, और बहुत ही बड़ा झटका क्रिकेटिंग जगत को लगा। थाईलैंड में वो छुट्टी मना रहे थे और उस वक्त उनकी डेथ हो जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का कहना है कि नेचुरल कॉजेस की वजह से उनकी डेथ हुई है। शेन वॉन को वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन हिस्ट्री और द बेस्ट स्पिनर इन हिस्ट्री का खिताब देना गलत नहीं होगा और बेस्ट लेग स्पिनर तो अनडाउटेडली शेन वॉन को दिया जा सकता है। तो 145 टेस्ट्स में उन्होंने 708 विकेट लिए थे। इनफैक्ट 700 विकेट तक पहुंचने वाले पहले गेंदबाज थे, फर्स्ट बॉलर ही वाज। साथ ही साथ उन्होंने एशेज में, उनका रिकॉर्ड है, एशेज की जो सीरीज होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने का उनके पास रिकॉर्ड है। 195 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। उनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 2013 में इंडक्शन मिला था और राजस्थान रॉयल्स के लिए उनको पहला आईपीएल टाइटल जितवाया था इन द ईयर 2008। सबसे पहला जो एडिशन था इंडियन प्रीमियर लीग का, आईपीएल का, उसमें ये कैप्टन थे राजस्थान रॉयल्स के। एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि राजस्थान रॉयल्स वो कैंपेन जीती थी। तो ये बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि हम 90s के जो बच्चे हैं या जिन्होंने क्रिकेट इनके टाइम पे देखी है तो वो लोग काफी ज्यादा पॉपुलर शेन वॉन वर्सेस सचिन तेंदुलकर के बैटल्स को देख चुके। स्पोर्ट्स की जगत से अच्छी खबर भी है। इंडिया की लड़की सादिया तारिक जो कश्मीर को बिलोंग करती हैं, उन्होंने इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल जीत के लाया है और वो गोल्ड मेडल उनको मिला है वुशु चैंपियनशिप में। वुशु स्टार चैंपियनशिप जो रशिया के अंदर फरवरी में हुई थी, यानी फरवरी 28 को खत्म हुए, इसलिए मैंने इसको मार्च फर्स्ट वीक में डाल दिया। सादिया तारिक श्रीनगर की है और वो ऑलरेडी जूनियर नेशनल जीत चुकी है। तो अब इस सादिया तारिक का जो ये स्पोर्ट है जिसको हम वुशु कहते हैं, बेसिकली होता क्या है? वुशु एक मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है जो चाइनीज कुंगफू जिसको कहते हैं। कुंगफू आप ऐसा समझ लो एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है जिसके अलग अलग वेरिएशन होते हैं और उसको एक स्पोर्ट बनाने के लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस के साथ वुशु बनाया गया, जिसमें ये कुंगफू की प्रैक्टिस आप देख चुके हो, इस तरीके से डिस्प्ले की जाती है। सो ये बहुत ही डिफिकल्ट, टफ, चैलेंजिंग, मेंटली फिजिकली ड्रेनिंग स्पोर्ट है जिसमें इंडिया की इस लड़की ने हमें प्राउड किया है। तो सादिया तारिक के लिए हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं और विमेन्स डे के लिए भी ये बहुत ही अच्छी थीम है दैट विमेन कैन डू एनीथिंग इफ दे डिसाइड टू। इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं तो कुछ आपके कई सारे एग्जाम्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं पूछे जाते हैं। खैर
हर दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई डे मनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ वो इंपॉर्टेंट 5 डेज लाया हूं जो आपके लिए रेलेवेंट है एग्जाम के लिए। अब मार्च के पहले हफ्ते में फर्स्ट विल बी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। पहली मार्च को मनाया गया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट मार्च 4 को 3 दिन मनाया जाता है साथ। अब नेशनल सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी ये तो दोनों एक ही है, तो आप इजीली ये समझ सकते हो। और नेशनल सिक्योरिटी डे पे आर्म फोर्सेस को इंडिया के अंदर ट्रिब्यूट दी जाती है। तो इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी डे और नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। एंड वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी 4 मार्च को ही मनाया जाता है, यानी कि मोटापे से लड़ने के लिए, ओबेसिटी से लड़ने के लिए भी प्लेज ली जाती है 4 मार्च को। तो ये आपके 1st, 3rd और 4 मार्च के 5 डेज आप याद कर लें। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें। मार्च फर्स्ट वीक के डेज खत्म हुए। रैंकिंग्स की बात करते हैं। रैंकिंग्स में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक इंडिया बेस्ड एनजीओ है और उसने ये कहा है कि इंडिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स हैं उसमें गिरावट देखने को मिली। और वो गिरावट कितनी है? वो गिरावट 3 प्लेसेस। तो इंडिया की रैंक पिछले साल 117 थी और इस बार 120 हो गई है। ये एसडीजी होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एजेंडा 2015 में फाइनलाइज हुआ था और यूनाइटेड नेशंस के अंडर यहां आपने 17 गोल्स और 169 टारगेट्स रखे थे। तो जैसे गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी, फिर जीरो हंगर, गुड हेल्थ वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, तो सोशल इकोनॉमिक गोल्स आपने रखे थे। उन 17 गोल्स को पूरा करने में इंडिया पीछे है, ऐसा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टडी कहती है। कई बार इंडिया जो है इसको कॉन्टेस्ट भी करता है चीजों को। एनी हाउ इंडिया की जो ओवरऑल स्कोर है वो 100 में से 66 है। तो अभी भी हमें इन सभी गोल्स के ऊपर, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। तो रैंकिंग है 120, सस्टेनेबल गोल्स है 17 और कब तक अचीव करने हैं सस्टेनेबल गोल्स? 2030 तक। तो ये आपने फैक्ट्स इसमें याद रखने हैं। अब आते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ। आखिरी सेक्शन इस हफ्ते का है अपॉइंटमेंट्स। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो की गई हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पे जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। सेबी क्या है? म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटी मार्केट्स का रेगुलेटर है। तो ये रेगुलेटर 1992 में बना था और इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। तो आपके स्टॉक मार्केट्स, सिक्योरिटी मार्केट, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इनका रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इनकी नई चेयरपर्सन बनी है माधवीपुरी बुच और ये फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन है सेबी की। सो फर्स्ट वुमन चीफ ऑफ सेबी, फर्स्ट नॉन आईएएस टू हेड सेबी। तो ये सेबी 1992 में स्थापित हुआ था। स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेबी एक्ट है, कानून है, उसके तहत बना है और मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स। सेकंड, एलआईसी म्यूचुअल फंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आपको पता है आईपीओ निकलने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो एलआईसी की जो म्यूचुअल फंड वाली ब्रांच है उसके एमडी और सीईओ को अपॉइंट किया गया है और वो नए एमडी सीईओ है टीएस रामकृष्णन। तो फर्स्ट इज माधवीपुरी बुच, सेकंड इज टीएस रामकृष्णन और ये अपॉइंट किए गए हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ। नेक्स्ट आते हैं आर्म फोर्सेस की तरफ और इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न कमांड के कमांडर बनाए गए हैं श्री कुमार प्रभाकरन। इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड्स हैं और हर एक कमांड का एक हाईएस्ट कमांडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन, इनको यहां पे बनाया गया है वेस्टर्न कमांड का हेड। वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स कहां पे? देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा क्योंकि वेस्टर्न जब आप समझते हो तो आप सोचते हो कि गांधीनगर होगा, यानी गुजरात में होगा या राजस्थान में होगा, लेकिन वेस्टर्न यहां पे एयरफोर्स के तहत न्यू दिल्ली के अंदर वेस्टर्न एयर कमांड की ब्रांच है। तो ये इसके हेड बने। आप देख सकते हैं 7 कमांड्स हैं और सातों की सातों कमांड्स के हेडक्वार्टर आपके सामने यहां पे हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, ये सारे कमांड्स हैं, नॉर्दर्न कमांड नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रख सकते हैं कि कौन से हेडक्वार्टर कहां पे हैं। नेक्स्ट आते हैं संजीव कपूर के पास, क्योंकि संजीव कपूर को अपॉइंट कर दिया गया है जेट एयरवेज का सीईओ। जेट एयरवेज वही एयरलाइन है जो आर्थिक तंगी से गुजर रही है और इस वक्त उसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रीवियसली ये सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं स्पाइस जेट के और ओबराय होटल्स के प्रेसिडेंट रह चुके। तो संजीव कपूर इज योर जेट एयरवेज सीईओ। एंड लास्ट अपॉइंटमेंट जो इस हफ्ते की हमने देखनी है, हिज नेम इज जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी।
और जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। आर्टिकल 223 संविधान के तहत हाई कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद साहब ने इनको अपॉइंट किया है। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट्स जब अपॉइंट करते हैं जस्टिस को, जजेस को, तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते, यानी कि जो आपका कोलिजियम होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सबसे सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं। उसी रिकमेंडेशन के तहत जस्टिस मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव या एमएम श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट समराइज तरीके से हम देख सकते हैं। माधवीपुरी बुच सेबी चेयरपर्सन है, टीएस रामकृष्णन एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ हैं, श्री कुमार प्रभाकरन वेस्टर्न कमांड को लीड करेंगे आईएफ की, संजीव कपूर जेट एयरवेज के सीईओ बनेंगे और मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। तो इसी के साथ हमारी न्यूज यही खत्म होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आप प्लीज हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग पनीश। थैंक यू।